हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? पहले तो मुझे विश करने दीजिए। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास एवरीबॉडी। ऑल द बच्चा पार्टी, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके, सो बच्चों, आज की क्लास में आपका खूब 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 स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आज की क्लास में मैं आप लोगों के, जैसे मैंने सबसे पहले मैं आपको एक फाइल दिखाना चाहती हूँ, पीडीएफ फाइल। आई होप सबके पास वो हो, आप लोग सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक मिनट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, ये मेक नोट्स विद मी है बाय सीए दीपिका राठी, जो कि मैं हूं। तो मैंने आप लोगों को एक टाइम टेबल दे दिया है मेरे क्लासेस का, तो इस हिसाब से हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको आने वाले 12 दिन का टारगेट आपको दिया है। 12th तक का जो चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे, जो हमारा टाइम टेबल रहेगा, वो कुछ इस तरीके का है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सब बच्चे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट आपको पता रहे कि आज से मैं यूट्यूब पे क्या ले रही हूँ, स्पेशल क्लासेस में क्या ले रही हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग यूट्यूब पे क्या लेंगे, यूट्यूब का क्लास कितने बजे है। आई होप आपको पता रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले आपको भी, देखो मुझे पता है कि आपको भी अपने स्टडीज को प्लान करना चाहिए। इसलिए मैंने भी आपको आगे 10 दिन का एक टाइम टेबल प्लान करके दिया है कि बच्चों किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ, तो उस हिसाब से आप अपने पढ़ाई को भी क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। ऑल राइट, परफेक्ट। तो आज जैसे आप लोग टाइम टेबल में देख सकते हो, आज यूट्यूब की जो क्लास होगी वो 4 बजे होगी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। और अभी की क्लास है हमारी स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास जैसे आपने देखा 10:45 AM होती है। चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। मैम कितनी देर के लेक्चर है? वीबी सर की क्लास है 11:30 पर। बच्चों, मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो 1 आवर के होते हैं। स्पेशल क्लास 1 आवर का होता है, और जो यूट्यूब की क्लास होती है वो भी 1 आवर की होती है। बट मोस्टली मैं स्पेशल क्लासेस आपके 45 मिनट्स के लेती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स के साथ थोड़ा टाइम क्लैश होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि 45 मिनट्स में हम जितना कवर करें प्रॉपरली करें, ताकि आपकी किसी दूसरे टीचर की क्लास ना छूटे। ठीक है, एक मिनट, आई विल अपलोड द फाइल आज के क्लास की, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 2, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्रोग्राम and audit planning. Just wait for a moment, everybody. एक मिनट बच्चों, मुझे फाइल अपलोड करने दो, जब तक हमें सब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। ऑलराइट, ओके। जो पीडीएफ्स है वो आप लोग क्लास से डाउनलोड कर सकते हो। जब क्लास खत्म हो ना, आपके पास एक ऑप्शन होता है पीडीएफ डाउनलोड करने का, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो क्लास के। ओके, ऑल राइट, चलिए आज जाइए। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में डाउट रहता है। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, इस चैप्टर का जो आपका वेटेज है एग्जाम में, अराउंड 5 से 6 मार्क्स का तो मिनिमम इसमें से क्वेश्चन आता है। अराउंड मिनिमम 6 मार्क्स के क्वेश्चन आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर छोटा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है। वंशिका, हेलो 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 बेटा, हेलो। नहीं नहीं, आपको अलग से कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा टेलीग्राम पे। बेसिकली आपको ये क्लास के साथ ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी बच्चे जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं बच्चों, ये आपका पीडीएफ है, ये आपका टाइम टेबल है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसमें हम पढ़ेंगे और आगे आगे रिविजन करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर सब में क्लास में सब बच्चे रेडी है तो आप लोग मुझे बता दीजिए रेडी, तो हम क्लास को। श्रीजा बेटा, इतने सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आते हैं, प्लीज डोंट राइट इग्नोर एंड ऑल। मतलब दिस इज रियली पेनफुल फॉर अ टीचर टू बी हियरिंग दैट। ओके, आई होप आई एम टेकिंग दिस क्लासेस फॉर यू। ओके, चलिए अगर सारे बच्चे रेडी है तो मुझे एक थम्स अप दीजिए ताकि हम इस क्लास को स्टार्ट करें। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, चलिए परफेक्ट परफेक्ट।
ऑडिट प्लानिंग क्या होता है? ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट क्यों प्लान किया जाता है? सबसे पहले एक बात बताओ, जब भी ये वर्ड आ जाए ना कि आपको एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग, तो आप क्या लिख कर आओगे? ऑडिट की प्लान क्यों की जाती है? तीन चीजों के लिए की जाती है। EET मतलब ऑडिट को एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए, ऑडिट को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए, ऑडिट को टाइमली मैनर पे कंप्लीट करने के लिए आप ऑडिट प्लानिंग करते हो, राइट? तो मुझे बता दीजिए ऑडिटर को ऑडिट प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? एन ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क। आप अपना भी प्लानिंग करते हो ना, आप अपने काम की भी प्लानिंग करते हो, अपना प्लान बनाते हो। क्यों बनाते हो? ताकि आप अपना काम कैसे कर सको, इफेक्टिवली कर सको, एफिशिएंटली कर सको और टाइमली मैनर, समय से खत्म कर सको। तो बताओ ऑडिटर क्यों ऑडिट का प्लानिंग करेगा? ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क। ऑडिटर को अपने ऑडिट के काम को प्लान करना चाहिए टू एनेबल हिम टू कंडक्ट, ताकि वो क्या कर सके, इफेक्टिवली ऑडिट कर सके, एफिशिएंटली कर सके और टाइमली मैनर में अपने काम को खत्म कर सके। तो आप क्या लिखेंगे? ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान मतलब क्यों करते हैं? ताकि आप एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और टाइमली मैनर पे अपने ऑडिट को कर सको। समझ गए बच्चों? बता दो बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, बता दो समझ गए? आगे चलेंगे। चलिए, अब बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स। प्लान में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए? जैसे ही वैशाली नोट्स, नोट्स बेटा यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो आप उस पे जाके डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। और जितने भी बच्चे जो प्लस वाले बच्चे हैं, जो अभी स्पेशल क्लास में आए हैं, प्लस वाले बच्चों आप फास्ट ट्रैक बैच में पढ़िए बेटा। जितने भी बच्चों ने प्लस लिया हुआ है और स्पेशल क्लास में है, बच्चों आप तो फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ो। फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है ऑडिट का, आप उसमें आइए, उसमें पढ़िए, ठीक है? ऑल राइट। प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स। प्लान में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए? बता दो। प्लान में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए? कवर होनी चाहिए, बताओ प्लान में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए? मेमोरी टेक्निक है के कार, लिख लो अपनी बुक में, के कार मतलब प्लान में क्या क्या चीजें कवर होती है। तो बेटा एक बात बताओ, आप प्लान कहां बैठ के बनाते हो? जस्ट ये याद रखना, आप प्लान कहां बैठ के बनाते हो? कार में बैठ के प्लान बनाते हैं हम मैडम। हम होशियार बच्चे बस गाड़ी में बैठते हैं, कार में बैठते हैं और प्लानिंग कर देते हैं। कैसे? तो चलो आपको मैं बताती हूँ प्लान में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए। तो है के कार मतलब सबसे पहले प्लान में क्या क्या चीजें कवर करोगे, मतलब जब आप प्लान बना रहे होगे तो किन किन चीजों को आप कवर करते हो प्लानिंग के दौरान। सबसे पहले एक बात बताओ, क्या आप नॉलेज ऑब्टेन करते हो? क्या किस चीज की बेटा नॉलेज? अकाउंटिंग सिस्टम की नॉलेज ऑब्टेन करते हो। आप क्लाइंट की ऑडिट की प्लान करने गए हो, आप क्लाइंट को ऑडिट करने गए हो, तो वहां नॉलेज तो ऑब्टेन करोगे ना। उनके अकाउंटिंग सिस्टम की नॉलेज ऑब्टेन करोगे, उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की नॉलेज ऑब्टेन करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं करोगे तो फिर ऑडिट करोगे कैसे? तो वहां के अकाउंटिंग सिस्टम की नॉलेज ऑब्टेन करोगे, उनके इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज ऑब्टेन करोगे, उनके पॉलिसीज वगैरह की नॉलेज ऑब्टेन करोगे कि क्या पॉलिसीज इन लोगों ने लगा रखे हैं। अच्छा, जब आप प्लान करोगे तो और क्या क्या चीजें कवर करोगे? क्या आप सारे काम को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लोगे? कोऑर्डिनेट द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। देखो प्लानिंग की क्यों जाती है? ताकि सारे काम को अच्छे से कोऑर्डिनेट किया जा सके, ताकि पता रहे कौन आदमी क्या काम कर रहा है, प्रॉपरली काम को कोऑर्डिनेट करो। तो प्लान में क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए बेटा? के मतलब नॉलेज ऑब्टेन करोगे, और क्या क्या चीजें करोगे? सारे काम को कोऑर्डिनेट करोगे। ए मतलब आप जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हो, आप ऑडिट प्लानिंग में क्या देखते हो कि जो भी ऑडिट प्रोसीजर आप ऑडिट के दौरान करोगे, उन सब ऑडिट प्रोसीजर का नेचर क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, एक्सटेंट क्या रहेगा, ये डिसाइड कर लोगे। समझ में आ गया? मतलब क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर आप जब प्लान कर रहे होते ना ऑडिट, तब आप ये देखते हो कि भाई जो भी मैं ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, मतलब चाहे मैं इंटरनल कंट्रोल को चेक करूं, चाहे मैं अकाउंट्स को चेक करूं, तो जो भी ऑडिट प्रोसीजर मैं चेकिंग के लिए यूज करूंगा, हर एक ऑडिट प्रोसीजर किस नेचर में करना है, मतलब कितना करना है, किस समय पे करना है, कितने एक्सटेंट तक एक ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करना है, ये आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है बच्चों, बता दो। ओके। आर मतलब आप ये भी डिसाइड कर लोगे कि कितना रिलायंस आपको इंटरनल कंट्रोल पे रखना है, रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन इंटरनल कंट्रोल। अच्छा एक बात बताओ, अगर इंटरनल कंट्रोल एकदम थर्ड क्लास होगा एंटिटी का, आपको लग रहा है यार इंटरनल कंट्रोल तो अच्छा नहीं चल रहा है, इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्या इंटरनल कंट्रोल पे विश्वास रखोगे? क्या तुम रिलायंस प्लेस करोगे प्लान बनाने के समय?
तुम बताओ, खुद बताना, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। इंटरनल कंट्रोल, कोई भी इंटरनल कंट्रोल को मानता नहीं है, कोई भी काम इंटरनल कंट्रोल के हिसाब से चल नहीं रहा है, तो इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस करोगे? नक्को बेटा, कौन करेगा, पागल थोड़ी है ऑडिटर। पर अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग चल रहा है, झकास चल रहा है, बिंदास चल रहा है, तब आप प्लेस करोगे क्या रिलायंस? तब अपने प्लान में आप उस हिसाब से प्लान बनाओगे क्या, है ना? वेरी गुड। तो ऑडिटर प्लान में क्या कवर करेगा? आजा बेटा, बोल दे बेटा, नोट्स बना रहा है ना मेरे साथ? चलो बेटा बोलो। के कार, के कार, बताओ ऑडिट में आप क्या क्या चीजें कवर करते हो प्लान के दौरान? आप नॉलेज ऑब्टेन करते हो, किस चीज की नॉलेज ऑब्टेन करते हो? अकाउंटिंग सिस्टम की, इंटरनल कंट्रोल की, पॉलिसीज वगैरह की नॉलेज ऑब्टेन करते हो, ठीक है। सी मतलब सारे के सारे काम को कोऑर्डिनेट करते हो, ठीक है। ए मतलब आप अपने ऑडिट प्रोसीजर के क्या नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट होगी, मतलब कौन से ऑडिट प्रोसीजर करना है, किस समय करना है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड कर लोगे, ओके। आर मतलब क्या डिसाइड करोगे, कितना विश्वास आपको इंटरनल कंट्रोल पे रखना है। जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, ये सारे कीवर्ड्स लिख रही हूँ, ठीक है। मैं आपको नोट्स बनवा रही हूँ, तो नोट्स बहुत बड़े बड़े नहीं बनते हैं, छोटे छोटे करके नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये जो सारे कीवर्ड्स है ना, ये मैं आपको इसमें लिखवाते जा रही हूँ, ये आपके आंसर्स में आने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो? श्रीजा, श्रीजा, श्रीजा नहीं दिख रही मेरे को। श्रीजा, तेरा मैसेज मैंने मिस कर दिया बेटा, लिख देना वापस, ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं, है ना? चलो ओके, समझी गए हो, समझी गए मैडम, ओके आ जाओ। प्लान शुड बी मेड टू कवर अक्वायरिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम। अच्छा, अब इस पे आपके आरटीपी में कैसा क्वेश्चन आया था, देखो आरटीपी का कैसा क्वेश्चन आया था, देख लो। ये चैप्टर में से ना आपको आंसर्स आते हैं, पर क्वेश्चन बड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आया है, प्लान में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए? आपको अक्वायर करना चाहिए नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसी, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, एक्सटेंड। तो बोल रहा है कि जब आप प्लान बनाते हो ना, सिर्फ आप नॉलेज ऑब्टेन करते हो क्लाइंट के सिस्टम की, पॉलिसी की नॉलेज ऑब्टेन करते हो, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर की नॉलेज ऑब्टेन करते हो, एक्सप्लेन। तो तुम क्या लिख कर आओगे अपने आंसर में कि भैया प्लान में सिर्फ और सिर्फ इनकी नॉलेज के अलावा आपको सीएआर भी करना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या लिखोगे? सिर्फ नॉलेज ऑब्टेन करने से नहीं चलेगा, आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर के एनटीई डिसाइड करने पड़ेंगे, इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना प्लेस करना है। समझ में आ गया? तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो डरना मत। नहीं मैडम, आपने गुस्सा कर दिया मैडम, बेटा सॉरी यार बेटा, व्हाट इज दिस यार। समझ में आया बेटा? ओके। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट, बट रादर अ कंटिन्यूअस एंड एन आइटरेटिव प्रोसेस, ठीक है। मतलब प्लानिंग एक डिस्क्रीट, मतलब एक फैंसी सा वर्ड है डिस्क्रीट। प्लानिंग एक सेपरेट फेज नहीं होता ऑडिट का, बट ये एक कंटिन्यूअस फेज है और एक रिपीटेटिव फेज है। मतलब क्या आप प्लानिंग शुरुआत में ही करते हो क्या? मुझे बता दो, क्या शुरुआत में प्लान करके छोड़ देते हो क्या? बस एक बार प्लान बना लिया, अब पूरी ऑडिट इसी प्लान को हम फॉलो करते रहेंगे? नहीं, आप जैसे जैसे ऑडिट करते हो नई नई इंफॉर्मेशन मिलती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है एंटिटी के बारे में। तो प्लानिंग एक सिर्फ डिस्क्रीट फेज नहीं है कि शुरुआत में करके छोड़ दिया, नहीं, ये एक कंटिन्यूअस फेज है। थ्रू आउट द ऑडिट आप अपने प्लान को रिवाइज करते रहते हो, आप अपने प्लान को मॉडिफाई करते रहते हो, अपडेट करते रहते हो। तो प्लानिंग एक कंटिन्यूअस और आइटरेटिव प्रोसेस है, ठीक है, समझे? ओके। तो अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रिमेनिंग चैप्टर की रिमेनिंग चैप्टर के नोट्स नहीं होंगे क्या? होंगे, होंगे, सारे चैप्टर के नोट्स होंगे। अभी मैं सिर्फ आपको 10 चैप्टर के 10 दिन का मैंने आपको प्लान बताया, टाइम टेबल बताया, टेंटेटिव टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 10 डेज, ठीक है, ओके। तो प्लानिंग क्या प्रोसेस है बेटा, बता दे। प्लानिंग इज अ डैश प्रोसेस ऑफ एन ऑडिट, जरा जवाब देना। प्लानिंग क्या प्रोसेस है? प्लानिंग is a dash process of an audit that often brings shortly after the completion of previous audit and continues until the completion of current audit। मतलब प्लानिंग एक किस तरीके का फेज है? बहुत गलत जवाब क्यों आ रहे हैं मुझे, है? प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फेज है। मैंने बोला ना, देखो कि जिसने भी डिस्क्रीट पढ़ा आपने, ये कह रहा है प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज। प्लानिंग डिस्क्रीट फेज नहीं है, प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फेज है। कह रहा है ना, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट अ कंटिन्यूअस फेज, ठीक है। उप्स, ओए उप्स, उप्स नहीं करना एग्जाम में, है ना? फिर वो एग्जामिनर खा जाएगा नंबर, फिर वो बोलेगा उप्स ये तो गलत हो गया है।
प्लानिंग क्या फेज होता है? प्लानिंग एक कंटिन्यूअस फेज होता है, डिस्क्रीट फेज नहीं होता। डिस्क्रीट मतलब ये एक अलग फेज है क्या? अलग नहीं है, कंटिन्यूअस फेज है। चलिए, ऑल राइट, परफेक्टो परफेक्टो परफेक्टो। आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, देखो छोटा छोटा करके यहाँ पे सब लिखा हुआ है। बेनिफिट क्या होता है प्लान करने का? एक बात बताओ, अगर तुम अपने प्लान को, पी फॉर प्लान, अगर तुम प्लान करोगे, ऑडिट को अच्छे से प्लान करके जाओगे, तो सारे स्कैम्स को पकड़ पाओगे क्या? पी स्कैम्स, पी स्कैम्स। सारे प्लान अगर अच्छे से प्लानिंग करके जाओगे ना, तो सारे स्कैम्स को पकड़ पाओगे। ठीक है, ओके। तो बेनिफिट क्या होता है प्लानिंग का? देखो, अगर आप पी स्कैम्स इज द मेमोरी टेक्निक, लिख लो अपनी बुक्स में, पी स्कैम्स। क्या स्कैम्स है भैया, देखते हैं चलो। अगर तुम प्लानिंग करोगे तो सारे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को क्या कर पाओगे? आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व कर पाओगे। कर पाओगे कि नहीं? आपको पता रहेगा, अगर आपने प्रॉपर प्लान बना रखा है तो आपको पता होगा कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। आप उनको पहले चेक करोगे और उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे। तो प्लान अगर करोगे तो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को टाइमली आइडेंटिफाई भी कर पाओगे और सॉल्व भी कर पाओगे। तो पी मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आप क्या कर पाओगे? टाइम पे पकड़ पाओगे और सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है मैडम, आगे। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, क्या आप अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को सेलेक्ट कर पाओगे क्या? मतलब आपको अगर पता है, आपने प्लान बना लिया, आपको पता है कि काम कॉम्प्लेक्स है क्या, डिफिकल्ट है क्या, काम में कितने आदमी लगेंगे, तो उस हिसाब से आप अपने टीम मेंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हो क्या? मतलब एक आदमी ऑडिट करने तो नहीं जाता है ना, टीम जाती है ऑडिट करने के लिए। तो आप उस हिसाब से अपने टीम मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हो क्या? बता दो। कैन यू सेलेक्ट द टीम मेंबर्स? राइट, अगर आपका प्लान बना हुआ है तो आप उस हिसाब से अपने टीम मेंबर्स को क्या कर पाओगे? सेलेक्ट कर पाओगे। सी, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर्स, अगर प्रॉपर प्लान बना हुआ होगा तो सारों का काम कोऑर्डिनेटेड रहेगा क्या? बेनिफिट क्या है? सारा कोऑर्डिनेशन बैठा हुआ होगा कि फलाना बंदा क्या कर रहा है, आयुषी क्या कर रही है, राहुल क्या करेगा, राखी क्या करेगी, सारा चीजें लिखा हुआ होगा क्या? हाँ, अगर बेनिफिट होता है प्लानिंग का कि सारा काम कोऑर्डिनेटेड रहता है। ए, डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन, जहां जहां पे भी अटेंशन की जरूरत है वहां प्रॉपर अटेंशन दे पाओगे क्या आप? डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन मतलब आप अगर प्लान बनाओगे ना तो आपको पता होगा कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं जिन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो उन पे आप ज्यादा अटेंशन दोगे। ठीक है, उसके बाद पूरी की पूरी ऑडिट को आप मैनेज कर पाओगे क्या? मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट, पूरी ऑडिट को मैनेज कर पाओगे क्या बच्चों, बता दो। अगर प्लानिंग बनी हुई होगी तो पूरा ऑडिट अच्छे से मैनेज हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट इज, सारे काम को आप अच्छे से डायरेक्ट और सुपरवाइज कर पाओगे, मतलब अपने टीम मेंबर्स के काम को आप अच्छे से डायरेक्ट और सुपरवाइज कर पाओगे। चलो, वेरी वेरी गुड, चलो आ जाओ। बेनिफिट क्या होता है अगर आप प्लान बनाओगे? पी स्कैम्स, बेनिफिट क्या होगा बेटा बता दे। अगर तू प्लान बनाएगा ना तो स्कैम्स को पकड़ पाएगा, तो प्लान बनाना छोड़ना मत। तो पी मतलब क्या है? टाइमली बेसिस पर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे और रिजॉल्व कर पाओगे। एस मतलब आप सेलेक्ट कर पाओगे कि किन टीम मेंबर्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, मतलब किन किन लोगों को ऑडिट के लिए सेलेक्ट करना है आप कर पाओगे। सी मतलब सारे के सारे काम को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे। ए मतलब क्या था? इंपॉर्टेंट एरियाज पे प्रॉपरली अटेंशन दे पाओगे। ओके, एम मतलब पूरे के पूरे ऑडिट को मैनेज कर पाओगे। एंड एस मतलब क्या था? पूरे टीम मेंबर्स के काम को अच्छे से सुपरवाइज भी कर पाओगे, डायरेक्ट भी कर पाओगे। तो एस मतलब सुपरवाइज और डायरेक्शन अच्छे से कर पाओगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो हम आगे बढ़ेंगे। ए तुम लिखते हो ना, मैं तुमको बोलना भूल जाती हूँ कि इसको लिख लेना, पर तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें लिखना है ना, मैं बार बार नहीं बोलूंगी ना। ओके, चलिए, तो ये मेमोरी टेक्निक है पी स्कैम्स। मेरी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है ना, किसी ने कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दिया है, शर्म नहीं आती तुमको? चलो, ऑडिट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं मैडम? ए बेटा तू स्ट्रैटेजी क्यों बनाता है बता, क्यों बनाते हो तुम स्ट्रैटेजी? कोई भी काम करने की स्ट्रैटेजी बनाते हो क्या पहले तुम? कि अगर तुम्हें कोई भी काम करना हो, लेट्स से तुम्हें एग्जाम को पास करना है, तुम्हें एग्जाम को पास करना है, तो तुमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि हम ना दीपिका मैम के क्लास ले लेते हैं ऑडिट के, ताकि हमें एग्जाम्शन मिल जाए। तुमने ये स्ट्रैटेजी बनाई, तो तुमने ये डिसाइड किया
कि मैम को बोलेंगे कि मैम अच्छे से पढ़ाना, स्कोप अपना अच्छे से रखना ऑडिट का, ताकि हमें समझ में आए, सही समय पे क्लासेस ले लेना ताकि हम अपने पढ़ाई को टाइम पे खत्म कर पाए, और अच्छे से हमें डायरेक्शन देना ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए। तो तुम स्ट्रैटेजी बनाकर आए क्या मेरे पास? हाँ। तो ऑडिटर भी जब ऑडिट के पास ऑडिट करने जाएगा तो ऑडिटर अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा क्या, कि भाई काम को करना तो है, ऑडिटर को भी पता है कि ऑडिट में काम करना पड़ेगा, उसे चेकिंग करनी पड़ेगी, पर उसके काम का क्या स्कोप होगा, मतलब कितना काम करना है, क्या क्या काम करना है वो डिसाइड करता है, किस समय पे काम को खत्म करना है वो ये भी डिसाइड करता है, कितना डायरेक्शन, किस तरह से अपने टीम मेंबर को डायरेक्शन देना है ऑडिटर ये भी डिसाइड करता है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाना मतलब 3 चीजें डिसाइड करना, ये रख दो यहाँ पे। स्ट्रैटेजी एसटी से स्टार्ट होती है क्या बच्चों, बता दो, एक छोटी सी मेमोरी टेक्निक है ये। स्ट्रैटेजी के स्टार्ट होने के वर्ड्स क्या है? एस टी। तो स्ट्रैटेजी क्या डिसाइड करती है? स्कोप, टाइम एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। स्ट्रैटेजी क्या डिसाइड करती है? आप स्ट्रैटेजी में ये डिसाइड करते हो कि ऑडिट को किस स्कोप में रह के करना है, किस एक्सटेंट तक करना है, किस समय करना है, किस डायरेक्शन में, कैसे डायरेक्ट करना है अपने टीम मेंबर्स को, ये आप ऑडिट स्ट्रैटेजी में डिसाइड करते हो। अच्छा, एक बार अगर स्ट्रैटेजी बन गई, एक बार आपने डिसाइड कर, एक बार आपको पता चल गया, मान लो ये फुटबॉल ग्राउंड है, एक बार आपने ये देख लिया कि फुटबॉल ग्राउंड है, तो आपको एक बार पता चल गया कि इस बाउंड्री में रह के खेलना है, ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी, जो ये आपको बताती है कि फुटबॉल प्लेयर्स को स्ट्रैटेजी बताती है कि भैया तेरे को इस ग्राउंड में रह के खेलना है। ऑडिट प्लान क्या बताता है? अंदर प्लानिंग करना, मतलब अंदर कैसे खेलना है ये आपको ऑडिट प्लान बताता है। ठीक है, तो एक बार अगर स्ट्रैटेजी बन गई तो क्या ऑडिट प्लान बन जाएगा क्या? ऑडिट स्ट्रैटेजी गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रैटेजी गाइड करती है ऑडिटर को कि भैया तेरे को प्लान कैसे बनाना है, किस तरीके से प्लान बनाना है। ठीक है, चलो इसका जवाब जरा दे दो, गलत दिया तो तुम देखना, पोल लेती हूं मैं। ठीक है, पोल ले रही हूं, पोल 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 में देना। नब्बे प्रतिशत बच्चों ने आंसर को करेक्ट दिया। बेटा वाई दैट 10% इधर उधर क्यों हुआ? याद रखना ना, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन कौन सेट करता है ऑडिट का? ऑडिट स्ट्रैटेजी। एसटी, स्ट्रैटेजी एसटी से स्टार्ट होती है ना, तो एसटी, एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। परफेक्टो, आगे बढ़ेंगे, समझ तो रहा है? चलो, मिसक्लिक हो गया तो मैडम, अच्छा चल ठीक है, कोई नहीं, मान लेती हूं मैं। ऑडिट स्ट्रैटेजी असिस्ट द ऑडिटर इन फॉलोइंग वेज, मतलब क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को हेल्प करती है क्या? ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को हेल्प करती है क्या? असिस्ट करना मतलब क्या करना? ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प करती है क्या ऑडिटर को? ऑफ कोर्स करती है, अगर हेल्प नहीं करेगी तो स्ट्रैटेजी बनाएगा ही क्यों? ऑडिटर पागल थोड़ी है, स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम वेस्ट करेगा, और ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प ही नहीं कर रही है ऑडिटर को, ऑब्वियसली हेल्प करती है तो ही तो वो स्ट्रैटेजी बनाता है। ठीक है, तो कैसे हेल्प करती है ऑडिट स्ट्रैटेजी, कैसे हेल्प करती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ऑडिटर को जाननी होती है ऑडिट में, वो है रिसोर्सेस कितने लगेंगे, कब लगेंगे, किस समय लगेंगे, ये सारे रिसोर्सेस कब लगेंगे, कितने समय पे लगेंगे, ये स्ट्रैटेजी हेल्प करती है ऑडिटर को पता लगाने में। रिसोर्सेस क्या होते हैं? ऑडिट के रिसोर्सेस क्या होंगे, ऑडिटर के रिसोर्सेस क्या होंगे, कोई बता सकता है मेरे को? क्या ऑडिटर के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो ऑडिटर के लिए रिसोर्सेज होते हैं क्या? टीम मेंबर्स, आपकी जो टीम के हैं जो आपके साथ करने जाने वाले हैं, वही ऑडिटर के लिए रिसोर्सेज होते हैं। तो ऑडिटर को पता होता है क्या कि एक्सपीरियंस टीम मेंबर लेकर जाऊं, फिर कौन से टीम मेंबर्स को लेके जाऊं, कितने टीम मेंबर्स को लेके जाऊं, मतलब कितने रिसोर्सेज यूज करूं, ऑडिटर को नहीं पता। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि कौन से रिसोर्सेज ऑडिट में लेकर जाने हैं। अगर एक बार पता चल गया कौन से लेके जाने हैं, तो कौन से में कितने लेके जाने हैं, इन रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करना है। एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को और एक चीज में हेल्प करती है क्या, कि रिसोर्सेज आपको कब चाहिएंगे ऑडिट में। जैसे मतलब ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को हेल्प करती है ये डिटरमाइन करने में कि आपको कौन से रिसोर्सेज चाहिएंगे इस ऑडिट के लिए। जैसे आपको एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स चाहिए ऑडिट में, अगर मान लो कॉम्प्लेक्स काम है ऑडिट का तो एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स चाहिएंगे, या आपको कोई एक्सपर्ट की जरूरत लगेगी, मान लो अगर काम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको एक्सपर्ट की जरूरत लगेगी। तो स्ट्रैटेजी ऑडिटर को बताएगी
कि व्हाट रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर ऑडिट, ऑडिट के लिए क्या रिसोर्सेज लगेंगे, एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स लगेंगे, एक्सपर्ट लगेंगे, ये ऑडिट स्ट्रैटेजी बताएगी ऑडिटर को, ठीक है। और क्या बताएगी, अच्छा उन्होंने ये बता दिया कि एक्सपीरियंस टीम मेंबर लगेंगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को ये बताएगी कि भैया कितने लगेंगे, चल एक्सपीरियंस टीम मेंबर तो लगेंगे पर कितने लगेंगे, हाउ मेनी रिसोर्सेज, हाउ मच रिसोर्सेज। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को बताएगी कि आपको एक टीम मेंबर लगेगा, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, तो नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, कितने टीम मेंबर्स लगेंगे, उन टीम मेंबर्स के कितने बजटेड आवर्स आपको ऑडिट के लिए चाहिएंगे, ये रिसोर्सेस कितने लगेंगे, ये आपको स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी बताने में। अच्छा, आपको पता चल गया एक्सपीरियंस टीम मेंबर लगेंगे, 2 एक्सपीरियंस टीम मेंबर लगेंगे, बट कब लगेंगे, इन्हें कब लगाना है ऑडिट में, कब, तो कब, ये क्या आपको की कट ऑफ डेट्स पे चाहिए, मतलब 31 मार्च वगैरह पे आपको एक्स्ट्रा आदमी चाहिए, या थ्रू आउट दी ऑडिट आपको सारे आदमी लगेंगे, की कट ऑफ डेट में चाहिए, या इंटरिम मतलब ऑडिट के बीच वाले डेट्स पे आपको ये आदमी चाहिए, कब चाहिए रिसोर्सेज आपको, तो ये स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी ऑडिटर को डिटरमाइन करने में, ठीक है। और हाउ, ये जितने भी रिसोर्सेज आपने इंप्लॉय किए हैं, इन रिसोर्सेज को कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे सुपरवाइज करना है, इनके काम को कैसे रिव्यू करना है, ये आपको स्ट्रैटेजी करेगी हेल्प डिटरमाइन करने में। समझ में आ गया सबको? तो बेसिकली स्ट्रैटेजी कैसे हेल्प करती है, कुछ क्वेश्चन आंसर करने में हेल्प करती है, रिसोर्सेज को लेके क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन है देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट आपकी बुक में बड़ा सा पॉइंट दिया हुआ है, जिसको देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं, यार इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये देख लो कैसे हेल्प करती है। पहला क्वेश्चन, ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को हेल्प करती है इन फॉलोइंग वेज, कैसे, सबसे पहले व्हाट, पहला क्वेश्चन है क्या रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे ऑडिट के दौरान, एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स, एक्सपर्ट्स। फिर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, कितने नंबर ऑफ टीम मेंबर्स है, उनके कितने आवर्स लगेंगे ऑडिट के दौरान। फिर व्हेन, कब लगाने पड़ेंगे ये रिसोर्सेज, इंटरिम ऑडिट स्टेजेस पे या की कट ऑफ डेट्स पे। हाउ, इन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज, डायरेक्ट, सुपरवाइज करना है, ये क्वेश्चन आंसर करने में स्ट्रैटेजी हेल्प करती है। समझ में आ गया? जरा एक थम्स अप दो अगर तुम्हें समझ में आया तो। सिर्फ अपने आप से 4 सवाल पूछ लेना रिसोर्सेज के रिलेशन में, हाउ, वेट, हाउ मच, व्हेन एंड हाउ। ए इतने कम थम्स अप क्यों आ रहे बेटा, किसको समझ में नहीं आया, तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो वापस, शर्म मत करना कि यार मेरे को, मैं वो पूछूंगा तो पता नहीं वो फलाना बच्चा क्या सोचेगा। अरे फलाना बच्चा तेरे को जानता है क्या, नहीं जानता ना। मैम एक बार हाउ का एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। हाउ, एक बात बताओ, ऑडिट के दौरान इतने सारे रिसोर्सेज आपने लगा रखे हैं, 5-6 एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स लगे हुए हैं, 2-3 एक्सपर्ट लगे हुए हैं, 2-3 जूनियर आदमी है जो काम कर रहे हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, तो क्या आपको इन रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा क्या अच्छे से, इनको डायरेक्ट करना पड़ेगा, इनको सुपरवाइज करना पड़ेगा, मतलब कैसे मैडम मैनेज करना, मतलब इनको आपको काम के लिए कैसे ब्रीफ करना है, काम के लिए ब्रीफ करना पड़ेगा क्या, कि ए सुन भाई तेरे को ना ये काम करना है, तो तुम्हें ब्रीफिंग देनी पड़ेगी क्या उसको, कि तुम्हें इस काम को इस तरीके से करना है, तो तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना, इसको कहते हैं मैनेज करना। अच्छा, उसके बाद उसने काम खत्म कर लिया, काम खत्म करके वो आपके पास आया, तो आप उसके काम को अच्छे से रिव्यू करोगे क्या, कि बता भाई तूने क्या क्या काम किया है, कैसे किया है, तो सारे रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा क्या अच्छे से, मैनेज तो करना पड़ेगा ना, उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या काम करना है, उनके काम को देखना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो उसे कहते हैं मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। ऐसा होता है क्या कि 15 लोग आपने काम पे लगा दिए, उसके बाद आप उनसे अत्ता पता ही नहीं ले रहे कि भाई तूने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, ये ऐसा, ऐसे थोड़ी होगा कि 15 लोग लगा के आप भूल गए, नहीं, उनको तो मैनेज करना पड़ेगा ना। ओके, समझ में आ गया क्या बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। ओके देखो, आपको ना इस तरीके का, मैम दीज एक्सप्लेनेशंस आर एनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन और एनी मोर एक्सप्लेनेशन टू राइट इन एग्जाम। देखो मैं आप लोगों को नोट्स बनवा रही हूँ अभी, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी, तो आप सिर्फ एग्जाम में 1 लाइन तो नहीं लिख के आ सकते, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप पॉइंट्स को अच्छे से फ्रेम कर सको। मैं आपको सारे कीवर्ड्स मार्क करवा रही हूँ, ये सारे जो लिखे हुए हैं सारे कीवर्ड्स है, ताकि आप इनको अपने आंसर में इंक्लूड करो जब आप अपने आंसर को लिखते हो, ठीक है। चलो, ऑडिटर टी है ऑफ हैंड फैब लिमिटेड। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऑडिटर का नाम है टी, जो किसकी ऑडिट कर रहा है, हैंड फैब लिमिटेड की ऑडिट कर रहा है। ऑडिटर जो है वो वरिड है एज टू मैनेजमेंट ऑफ की रिसोर्सेज टू बी एम्प्लॉयड टू कंडक्ट ऑडिट। तो ऑडिटर इसके लिए वरिड है, ऑडिटर को पता ही नहीं कि कितने रिसोर्सेज उसे ऑडिट के लिए लगाने पड़ेंगे। तो आपसे वो पूछ रहा है कि और स्ट्रैटेजी ऑडिटर की कैसे हेल्प करेगा, तो लिख पाओगे क्या,
यही वाला आंसर है, ऊपर वाला। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को रिसोर्सेज डिसाइड करने में कैसे हेल्प करती है, ये पूछ रहा है। व्हाट इज इंटरिम ऑडिट स्टेज एंड व्हाट इज की कट ऑफ डेट? की कट ऑफ डेट्स क्या होती है? 31 मार्च क्या है? की कट ऑफ डेट है, जब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो वो हो गई 31 मार्च। इंटरिम ऑडिट स्टेजेस क्या होती है? ऑडिट के बीच में, कभी इंटरिम ऑडिट के चलते हुए, जब ऑडिट कंटिन्यू हो रही है तो बीच में आपको कोई लगाना है क्या? हाय मैम, मैं यहाँ न्यू हूँ, ग्रुप 2 के लिए कौन सी फैकल्टी है जो आईसीआई मटेरियल से पढ़ाती है? आपकी शक्ल के सामने बेटा, मी बेटा मी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैथ से पढ़ाती हूँ। ओके, चलो बेटा, ओके। बाकी सब्जेक्ट्स भी, अब और टीचर्स का मुझे नहीं पता कि वो स्टडी मैथ से पढ़ाते हैं कि नहीं, बट मुझे ये पता है बत्रा सर स्टडीज मैथ से पढ़ाते हैं। आई थिंक बहुत सारे टीचर्स स्टडी मैथ से पढ़ाते हैं। एट दी एंड टीचर्स भी जो पढ़ा रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ा रहे हैं, वो स्टडी मैथ से ही लिया हुआ कंटेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली कोई अपने आप तो कोई बनाएगा नहीं ना बेटा, स्टडी मैथ ही होती है फॉलो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ऑडिट स्ट्रैटेजी को आप कैसे एस्टैब्लिश करते हो? तुम लोग समझ गए क्या? ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या सेट करती है? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन सेट करती है। ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर को बहुत हेल्प भी करती है रिसोर्सेस को लेके सवाल आंसर करने में। यार ये ऑडिट स्ट्रैटेजी को बनाया कैसे जाता है? एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है ऑडिट स्ट्रैटेजी को? कैसे बनाओगे आप? एस्टैब्लिश कैसे करोगे पूरे ऑडिट स्ट्रैटेजी को? मतलब बनाओगे कैसे? इन एस्टैब्लिशिंग, जब आप एस्टैब्लिश कर रहे हो, मतलब जब आप पूरे स्ट्रैटेजी को बना रहे हो, एस्टैब्लिश कर रहे हो, तो ऑडिटर किन चीजों को ध्यान में रखेगा? किन चीजों को ध्यान में रखेगा? एक सिंपल सी चीज है इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए। ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या सेट करती है ऑडिट में? स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन सेट करती है क्या? तो जब आप ऑडिट स्ट्रैटेजी को बना रहे होंगे, जब आप ऑडिट स्ट्रैटेजी को एस्टैब्लिश कर रहे होंगे, तो किन चीजों को आप ध्यान में रखोगे? ऑडिटर किन चीजों को ध्यान में रखेगा? सबसे पहले वो ऑडिट का स्कोप डिसाइड करेगा क्या? ही विल आइडेंटिफाई द स्कोप। जो भी स्ट्रैटेजी बनाएगा ऑडिटर, स्कोप में रह के बनाएगा। ऑडिट स्ट्रैटेजी एनी विच वेज क्या सेट करती है? स्कोप सेट करती है ना ऑडिट का। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी स्कोप को आइडेंटिफाई करता है। जब वो स्ट्रैटेजी बना रहा होता है तो वो ये देखता है कि इस ऑडिट का स्कोप क्या है, तो वो आइडेंटिफाई करता है स्कोप को जब वो स्ट्रैटेजी बना रहा होता है। तो दूसरी चीज, वो एसरटेन करता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटिटी। मतलब क्या हर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है क्या? टाइम टाइम पे मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को रिपोर्ट करना पड़ता है। क्या रिपोर्ट करना पड़ता है कि यार ऑडिट के अंदर क्या फाइंडिंग्स हुए, उन्हें ऑडिट के दौरान क्या क्या पता चला एंटिटी के बारे में, किस तरह से ऑडिट चल रही है, तो आपको समय समय पे रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ऑडिटर को अब ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या सेट करती है? टाइम सेट करती है कि कितने समय में ऑडिट को कंप्लीट करना है। तो ऑडिट स्ट्रैटेजी जब ऑडिटर एस्टैब्लिश कर रहा होगा, तो क्या वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को असरटेन करेगा? मतलब जब कब रिपोर्ट करना है, अगर वो पता होगा तो उस हिसाब से वो काम को खत्म करेगा क्या? अगर उसे पता है कि 15 तारीख को रिपोर्ट करना है, तो उससे पहले पहले काम को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ऑडिटर को टाइम सेट करना होता है स्ट्रैटेजी में। तो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को असरटेन करता है कि भैया कब रिपोर्ट करना है सामने वाले को, उस हिसाब से वो काम को खत्म करे। समझ में आ रहा है? तो ऑडिटर रिपोर्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसे असरटेन करेगा। उसके बाद कंसिडरिंग, ऑडिटर उन फैक्टर्स को, उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसिडर करेगा जिससे वो अपनी टीम के एफर्ट्स को अच्छे से डायरेक्ट कर सकता है। तो एक बात बताओ, जब आप ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हो, ऑडिट स्ट्रैटेजी में आप ये डिसाइड करते हो क्या कि कैसे आपको अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्ट करना है, किस तरीके से उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने हैं, कैसे आप उन्हें डायरेक्ट कर सकते हो? तो ऑडिटर उन फैक्टर्स को हमेशा अपने दिमाग में रखेगा जिनसे वो अपने टीम मेंबर्स के एफर्ट्स को अच्छे से डायरेक्ट कर सकता है। उन चीजों को ऑडिटर हमेशा, जब वो ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहा होगा ना, तो ऑडिट स्ट्रैटेजी ऑडिटर उन चीजों को कंसिडर करेगा, उन फैक्टर्स को कंसिडर करेगा जिससे उसको मदद मिलेगी अपने टीम मेंबर्स के काम को अच्छे से डायरेक्ट करने में। उनके टीम मेंबर के एफर्ट्स को अच्छे से डायरेक्ट वो कैसे कर सकता है, उन फैक्टर्स को वो ध्यान में रखेगा। तो समझ में आ गया? तो ऑडिटर क्या आइडेंटिफाई करेगा जब स्ट्रैटेजी बना रहा होगा? तो ही विल आइडेंटिफाई द स्कोप। टाइम वो क्या करेगा? ही विल एसरटेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स कि कब रिपोर्ट करना है, तो उन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखेगा। डायरेक्शन, उन सारे फैक्टर्स को वो दिमाग में रखेगा जिससे वो, मतलब उन सारे फैक्टर्स को वो कंसिडर करेगा जिनसे वो अपने टीम मेंबर्स के एफर्ट्स को क्या कर सके,
अच्छे से डायरेक्ट कर सके। समझ में आ गया? 3 पॉइंट्स तो आपको याद हो गए यहीं पे। कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ऑडिटर शुरुआत में ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज करता है, उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। मतलब प्रिलिमिनरी का मतलब क्या होता है? पहले शुरुआत में किए गए एक्टिविटीज। एंगेजमेंट मतलब ऑडिट के एक्टिविटीज, मतलब ऑडिट के स्टार्ट करने से पहले प्रिलिमिनरी जो आप एक्टिविटीज करते हो। जैसे आप ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ये देखते हो क्या कि ऑडिट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, कहीं मेरा इंडिपेंडेंस तो हैम्पर नहीं हो जाएगा, कहीं मैनेजमेंट मेरे काम पे रोक तो नहीं लगा देगा। तो ऑडिटर उन सारे प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज को करके जो रिजल्ट आया है उसको भी ध्यान में रखेगा जब स्ट्रैटेजी बना रहा होगा तो। और ऑडिटर ये भी एसर्टेन करेगा कि क्या नेचर, क्या टाइमिंग, क्या एक्सटेंट होगा रिसोर्सेज का जो उसे ऑडिट के लिए चाहिए। तो एनटीई क्या होंगे उसके रिसोर्सेज के। समझ में आ गया? बताओ, जब आप ऑडिट स्ट्रैटेजी को एस्टैब्लिश करते हो तो ऑडिटर क्या करेगा? तो 3 चीजें ऑडिट स्ट्रैटेजी सेट करता है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। बता दो क्या होगा? ऑडिटर क्या करेगा? आइडेंटिफाई द स्कोप। स्कोप को आइडेंटिफाई करेगा। मैम लैग हो रहा है, बेटा रिफ्रेश कर दे। लैग हो रहा है ना, तो एक बार रिफ्रेश कर दो। टाइम मतलब क्या करेगा? ही विल एसर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके। डायरेक्शन, वो सारे उन फैक्टर्स को कंसिडर करेगा क्या जिससे वो डायरेक्ट कर सके अपने टीम मेंबर्स के एफर्ट्स को अच्छे से, जिनसे डायरेक्ट कर सके। ओके। और प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का जो रिजल्ट आया है उसे वो कंसिडर करेगा। और स्ट्रैटेजी के ऑडिटर ये आइडेंटिफाई करेगा कि क्या नेचर, क्या टाइमिंग, क्या एक्सटेंट होगा रिसोर्सेज का। समझ में आ गया? याद हो गया होगा। इनफैक्ट लॉजिकल है, पूरा का पूरा ऑडिट लॉजिकल है, पर हम क्या करते हैं? हम रटते हैं। तो हम रटते हैं तो फिर समझ में नहीं आता बेटा, और एग्जाम में नंबर नहीं मिलते। रटना नहीं है, समझना है। समझ में आ गया? समझी गए हो? ओके। मैम ये कोर्स कब तक चलेगा? देखो बच्चों, एक बात बता देती हूँ, ये स्पेशल क्लास पे कोर्स है। जो प्लस के कोर्स होते हैं ना, प्लस कोर्स पे हम एक डेट देते हैं कि इस डेट पे अपना कोर्स खत्म हो जाएगा। स्पेशल क्लासेस में ना और यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ाते रहूंगी, बहुत सारे चैप्टर्स रिवाइज करते रहेंगे। अब मैं ये नहीं बोल रही कि हम 100% सिलेबस रिवाइज करेंगे, नहीं। 100% सिलेबस सिर्फ प्लस पे होता है। स्पेशल क्लासेस और यूट्यूब क्लासेस, ये सारे क्लासेस मैं क्यों लेती हूँ कि जो बच्चे प्लस पे नहीं आ सकते हैं, हो सकता है जो बच्चे मान लो प्लस पे किसी भी कारण से नहीं आ पा रहे, जो क्लास नहीं ले पा रहे या जो लेना नहीं आ रहे, इट्स ओके, उनको किसी तरह से मैं हेल्प कर सकूं। तो उनके लिए स्पेशल और यूट्यूब पे मैं बहुत सारे क्लासेस लेती हूँ ताकि मैं सबकी हेल्प कर सकूं। एट दी एंड आप सब बच्चे हो, मुझे आप सबकी हेल्प करनी है। तो मैं स्पेशल और यूट्यूब पे क्लास क्यों लेती हूँ? ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं, आपको चैप्टर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, आपको मदद कर सकूं। मैम आफ्टर दिस क्लास कैन यू डिस्कस एमसीक्यू क्वेश्चंस? एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए हम सेपरेट क्लासेस रखेंगे जहां चैप्टर वाइज हम हर चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, सारे बच्चे, अभी तक कोई डाउट है क्या जो जो हमने भी पढ़ा? हाँ मतलब एक बार अगर आपको टेंटेटिव डेट चाहिए तो हम ये करते रहेंगे अपना, सितंबर चल रहा है ना, एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि हम मिड ऑफ अक्टूबर तक इस रिवीजन को खत्म करें। ठीक है? ताकि आपके रिवीजन हो जाए। ओके ओके। पर मैं फिर से सबको बोलूं कि अगर आपको ऑडिट को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑडिट में बहुत वीक हैं, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, तो मैं उनको बोलूंगी कि तब आप प्लस पे आ सकते हो। ऑडिट पे फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है ऑडिट का, जहां मैं ऑडिट सिस्टमैटिक डिटेल्ड मैनर में पढ़ाती हूँ। तो अगर आपने एक बार भी ऑडिट नहीं पढ़ा है या ऑडिट में बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप प्लस पे आ जाओ, फास्ट ट्रैक बैच में मेरे से पढ़ो। और आप जब भी अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, ये दीपिका। अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। ठीक है? अगर आपको लगता है कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मैम को हम कैसे फेवर रिटर्न कर सकते हैं, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। ठीक है? जब करते हैं। ऑल राइट, तो बच्चों ये आपके पॉइंट्स हैं जो आपने अभी अभी पढ़े। आप क्या देखेंगे? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे जो आपके टीम के एफर्ट्स को डायरेक्ट कर सकता है। आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का रिजल्ट देखेंगे एंड यू विल stay within the scope of the audit. Characteristic of the engagement मतलब आप आइडेंटिफाई करेंगे, you will identify the scope
एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट। ठीक है, ओके बेटा। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, मैम सिर्फ आपके क्लास लेने हो तो ले सकते हैं क्या प्लस? बेटा प्लस पे सिर्फ मेरे क्लास नहीं मिलते, एक बार अगर आप प्लस सब्सक्राइब करते हो ना तो सारे क्लासेस मिलते हैं आपको फिर उसमें, ऑडिट का भी, एडवांस्ड अकाउंट्स का भी, EISSN, ग्रुप 1 के सारे टीचर्स की क्लास, ग्रुप 2 के सारे टीचर क्लास, सब टीचर्स की क्लास आप ले सकते हो। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, एक बात बता दे, अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तुमको मैंने इतनी स्ट्रेटजी प्लानिंग के बारे में बता दिया, मुझे जरा बताओ प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है या स्ट्रैटेजी ज्यादा डिटेल्ड होती है? प्लान अगर आपको डिटेल्ड लग रहा है तो ए पे प्रेस करना, स्ट्रैटेजी ज्यादा डिटेल्ड लगती है तो बी पे प्रेस करना। एक मिनट मुझे पोल लेने दो यार, ऐसे मत करो, पोल लेने दो। चलो कहां गया, ओहो स्लाइड मिस हो गई। ऑडिट, हाँ ओके, अच्छा 65% बच्चों ने बोल दिया मैडम प्लान, इस पे क्वेश्चन आया था, हल्के में मत लेना इसको। ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड है, क्यों बेटा? स्ट्रैटेजी में तो तुम सिर्फ ये डिसाइड करते हो कि तुम्हारे ऑडिट का क्या स्कोप है, किस समय पे काम खत्म करना है, क्या डायरेक्शन, कैसे डायरेक्शन देनी है, ये तुम स्ट्रैटेजी में डिसाइड करते हो। ऑडिट प्लान में तुम हर एक ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड करते हो कि हर एक ऑडिट प्रोसीजर जो तुम करने वाले हो वो किस नेचर में करोगे, किस समय पे करोगे, किस एक्सटेंट तक करोगे, ये तुम ऑडिट प्लान में डिसाइड करते हो। तो एक बात बताओ, प्लान ज्यादा डिटेल्ड हुआ क्या? प्लान में आप ज्यादा डिटेल्ड रूप में तैयारी करते हो क्या? जैसे स्टडी स्ट्रैटेजी बनाई, आपने बोला मैं मंडे ट्यूसडे ये पढ़ूंगा, वेडनेसडे थर्सडे ये पढ़ूंगा, तो ये तो आपकी स्ट्रैटेजी है। प्लान मतलब मंडे में आप फिर किस समय क्या क्या करोगे, तो प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है देन ऑडिट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ओके तो ये लाइन यही बोल रही है, इसको स्टार मार्क कर देना अपनी बुक के अंदर भी। ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड है देन ऑडिट स्ट्रैटेजी। क्यों ज्यादा डिटेल्ड है? क्योंकि ऑडिट प्लान में आप डिसाइड क्या करते हो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड बाय द टीम मेंबर्स। आपके टीम मेंबर्स जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे उसका हर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट आप कहां डिसाइड करते हो? ऑडिट प्लान में डिसाइड करते हो। तो ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड है देन ऑडिट स्ट्रैटेजी। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन आ गया, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान जब आप डेवलप करते हो तो आपके ऑडिट प्लान में किन किन चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है? अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपके ऑडिट प्लान में किन किन चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है। आप ऑडिट प्लान बनाते हो, डेवलप करते हो, ऑडिट प्लान में क्या होता है? सिंपल सी बात बताओ, अभी तक जो मैंने आपको बताया है ऑडिट प्लान में क्या होता है? एनटीई होता है क्या? ऑडिट प्लान में एनटीई होता है क्या? किसका एनटीई? आपके जितने भी आप ऑडिट प्रोसीजर करने वाले हो उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट आप डिसाइड करते हो ऑडिट प्लान के अंदर। तो ऑडिट प्लान में किन चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है? देखो ऑडिट प्लान में यहाँ पे रेड जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑडिट प्लान में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट होता है। किसका? ऑडिट प्रोसीजर्स का जो आप परफॉर्म करने वाले हो। तो ऑडिट प्लान में किन चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है? एनटीई, किसका एनटीई? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। आपको पता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? ऑडिटर जब ऑडिट पे जाता है तो उसे रिस्क का अंदाजा करना होता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? एक ऑडिट प्रोसीजर है। तो एनटीई आपका, आप क्या डिसाइड करते हो कि आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के क्या नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट होंगे। एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एट असर्शन लेवल्स, मैनेजमेंट के दिए गए जो असर्शंस है उनको चेक करने के लिए आप जो ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे उसका एनटीई क्या होगा, और दूसरे जो आप ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे ताकि आपकी ऑडिट ऐसे के हिसाब से कंप्लाई करे उसका एनटीई क्या होगा। रिफ्रेश कर दो देवांशु। एक बात बताओ, सबको असर्शन का मतलब पता है ना? आई होप आप सबको असर्शन का मतलब पता है। असर्शन मतलब देखो, हाँ अजम्पशंस। मैनेजमेंट बहुत सारे क्लेम्स देता है ऑडिटर को, मैनेजमेंट बहुत सारे क्लेम्स देता है ऑडिटर को, मतलब मैनेजमेंट क्लेम्स देता है, क्लेम्स देता है, मैनेजमेंट बहुत सारी चीजें बोलता है ऑडिटर को। ये सुन भाई ऑडिटर इधर आ, तेरे को पता है जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे बुक्स में दिख रहे हैं ना, ये सारे ट्रांजैक्शंस ना हमने कंप्लीटली रिकॉर्ड किए हैं, ये सारे ट्रांजैक्शंस ना बिल्कुल करेक्ट हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन ना सच्ची में अकर हुए थे, हमने कोई झूठे एंट्री नहीं मारे। तो मैनेजमेंट कई रहा है क्लेम्स को है, ऑडिटर को देता है। तो क्या ऑडिटर आंख बंद करके इन क्लेम्स को एक्सेप्ट कर लेगा क्या कि हाँ मैनेजमेंट बोल रहा होगा तो ठीक ही बोल रहा होगा? मैनेजमेंट क्लेम कर रहा है तो ऑडिटर क्या क्लेम को एक्सेप्ट कर लेगा क्या? नहीं। मैनेजमेंट क्या, ऑडिटर क्या करेगा,
इन क्लेम्स को चेक करेगा कि मैनेजमेंट के दिए गए क्लेम्स ठीक है कि नहीं। तो ये होता है असर्शंस। ऑडिटर क्या करता है, ये क्लेम्स मतलब असर्शंस, तो ऑडिटर क्या करता है, इन असर्शंस को वेरीफाई करता है, चेक करता है, ठीक है। तो आपके ऑडिट प्लान में किन किन चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है। एनटीई किसका होता है कि कितने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपको करने हैं ताकि आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर सको कि फ्रॉड होने की कितनी रिस्क है, गलतियां होने की कितनी रिस्क है। एनटीई किसका होता है, उन ऑडिट प्रोसीजर्स का होता है जब आप जो आप असर्शन लेवल पे करते हो, असर्शंस को चेक करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर्स आप करते हो उनका एनटीई होता है। और दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स का एनटीई होता है जो आप करते हो ताकि आपकी ऑडिट स्टैंडर्ड से कंप्लाई करे। क्या आपको ऑडिट ऐसे के हिसाब से करनी पड़ती है क्या, स्टैंडर्ड्स इशू क्यों किए हैं, ऐसे इतने सारे ऐसे हैं, ये क्यों इशू किए गए हैं, ताकि आप इनको कंप्लाई करो ऑडिट के दौरान। तो बता दो, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान में किन चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है बताओ। एनटीई का, ऑडिट प्लान मतलब एनटीई, इसका एनटीई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स का एनटीई, वो ऑडिट प्रोसीजर जो आप असर्शन लेवल पे करते हो उनका एनटीई, और जो दूसरे अदर ऑडिट प्रोसीजर्स आप करते हो ताकि आपकी ऑडिट किससे कंप्लाई करे, एसेज से कंप्लाई करे। समझ में आ गया। सारी चीजें लॉजिकल है, सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक चीज समझोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी। ऑल राइट, ये चैप्टर बहुत ही क्लोजली निट है, एकदम एक दूसरे से निट है ये चैप्टर, ठीक है। चलो, तो यहां तक सबने जितना भी हमने आज की क्लास में पढ़ा आपने नोट डाउन कर लिया ना। और जितने भी बच्चे, मैं एक और बात बोलती हूँ, जितने भी बच्चे थोड़े लेट आए हैं तो बच्चों ये क्लास जो होगी ना वो रिकॉर्ड हो जाती है। ऑनेस्टली ये सारी क्लासेस जो मैं लेती हूँ ना ये रिकॉर्ड हो जाती है। तो कई बार क्या हो जाता है कि कोई लेट आया तो आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हो, जो आपने मिस कर दिया उसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दिया ऊपर का पहले का सेशन तो आप रिकॉर्डेड देख लेना। यस, मेरी रोज होती है क्लासेस। अब जैसे आपको मैं दिखा देती हूँ, शुरुआत में ले जाके जितने भी बच्चे लेट आए हैं आप लोग टाइम टेबल देख सकते हो। आज ये टाइम टेबल है, ठीक है, यूट्यूब का टाइम टेबल ये है। सॉरी, स्पेशल क्लास जो मैंने आज ली 10:45 AM, 2 से 4 हम चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है ना, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने हैं, तो हम क्यों जल्दी जल्दी करें सारी चीजें, हम धीरे धीरे करेंगे ना। चैप्टर नंबर 2 को क्या एक क्लास में कंप्लीट करना जरूरी है क्या, नहीं ना, धीरे धीरे पढ़ो ताकि सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आए। या फिर मैं आपको मेट्रो ट्रेन जैसे पढ़ाऊं, बताओ तुम्हें मेट्रो ट्रेन जैसे पढ़ना है या तुम्हें नॉर्मल धक्के वाली ट्रेन से पढ़ना है। अभी तो धक्के वाली ट्रेन से पढ़ो ना, मेट्रो जैसे क्यों जाना है, डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर नंबर 2 का स्पेशल क्लासेस में रोज रिवीजन करेंगे 10:45 AM। और आज शाम को क्लास होगी अपनी, कितनी बजे होगी बेटा, यूट्यूब पर होगी 4 बजे। 4 बजे सबको पता है ना, 4 बजे वाली क्लास जो अन अकेडमी के ग्रुप 2 के चैनल पे होती है। ये 4 बजे अन अकेडमी का एक ग्रुप 2 का चैनल है, उस पे 4 बजे की क्लास होगी जहां हम चैप्टर नंबर 1 के रिवीजन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, समझी गए हो एवरीबॉडी, क्लियर इन योर हेड, ओके, ऑल राइट, परफेक्ट, ओके। मैम ये तो सिर्फ 5 चैप्टर है, तो बेटा तारीख तो देखना, 12 तारीख तक का इस टाइम टेबल है ना, एकदम से मैं 1 महीने का टाइम टेबल नहीं दे पाऊंगी आपको। अभी हम 10-10 दिन के टाइम टेबल दूंगी ताकि 10 दिन तक आपको पता रहे कि 10 दिन का आगे का क्या टाइम टेबल है, ओके। चलिए, और साथ साथ में मैं सबको ये चीज बोलना चाहूंगी, एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जिन बच्चों को प्लस को सब्सक्राइब करना है, अन अकेडमी पे मेरा एक फास्ट ट्रैक बैच भी चल रहा है प्लस पे। फास्ट ट्रैक बैच में सारे ऑल द चैप्टर्स कवर होते हैं। स्पेशल में हो सकता है सारे चैप्टर्स कवर ना हो, पर प्लस पे सारे चैप्टर्स कवर होते हैं और मैं बहुत डिटेल में फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ाती हूँ। ये फास्ट ट्रैक बैच आपके दिसंबर के लिए स्टार्ट हुआ है। एंड आप अगर प्लस पे सब्सक्राइब करो तो आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, सीए दीपिका। अगर आपको मेरे क्लासेस पसंद है, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ आपके हिसाब से, अगर आपको समझ में आता है, तो आप जब प्लस को सब्सक्राइब करो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं जो है सीए दीपिका। ऑल राइट बच्चों, चलिए मैम चैप्टर नंबर 2 आज ही स्टार्ट हुआ क्या, हाँ आज ही स्टार्ट हुआ, 2 दिन और चलेगा ताकि हम अच्छे से डिटेल में से पढ़ के आगे बढ़े, ठीक है। और अगर आपको सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ना है, हर एक चैप्टर को मेरे से पढ़ना है, तो आपको प्लस पे आना पड़ेगा और फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू टुमारो, सी यू इन द इवनिंग बाय 4 o'clock फॉर चैप्टर नंबर 1, ओके। एंड देन सी यू टुमारो इन दी स्पेशल क्लासेस। पहले आपको इवनिंग में हम मिलेंगे आज। चलिए आज के लिए इतना ही, बढ़ते रहिए। और सुनो, क्लास को रेट करते हो क्या, अगर मैम की बातें अच्छी लगती है, अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो रेट कर दिया करो, क्या जाता है तुम्हारा है,
चलो बाय। क्या हो गया, किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया क्या मेरे से, मैंने मिस कर दिया क्या? ओके मैम बाय, नहीं बाय वाला तो सवाल का आंसर दे दिया मैंने। ओके देवांशु का क्या सवाल था? देवांशु, प्लस पे कब तक खत्म होगा? प्लस का बैच खत्म होगा 15 अक्टूबर तक। इज इट पॉसिबल टू सब्सक्राइब योर लेक्चर्स ओनली? नहीं, इज इट्स नॉट पॉसिबल। करण, एक बार अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, उस एक सब्सक्रिप्शन से आप ग्रुप 1 के भी क्लासेस ले सकते हो, ग्रुप 2 के भी क्लासेस ले सकते हो। सबके क्लासेस आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। तो इट्स लाइक कि अगर आप एक बार सब्सक्राइब करोगे तो ग्रुप 2 के सारे क्लासेस आप ले सकते हो उस सब्सक्रिप्शन पे। सब क्लासेस, सारे चैप्टर्स पे, सारे सब्जेक्ट्स पे फास्ट ट्रैक चल रहा है। ऑडिट पे भी, एडवांस अकाउंट्स पे भी, एफएम पे भी, ईआईएस पे भी, सब पे फास्ट ट्रैक चल रहा है। तो आप सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा एक सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, ओके सीए दीपिका हमारा कोड है। तो आज के लिए इतना ही, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू, हैव अ गुड डे, सी यू इन द इवनिंग बाय 4 PM। बाय बाय।